नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल किस्सा कहानी विद SRT पर। किताब पढ़ रही हूँ विशैला वामपन, जिसको लिखा है राजीव मिश्रा जी ने, और इसका आज मैं पढ़ने वाली हूँ अगला चैप्टर, जिसमें हम जानेंगे जिम क्रो की भारत यात्रा के बारे में। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स को सुनते रहने के लिए, इंटरेस्टिंग स्टोरीज को सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपसे ये कहानियां मिस ना हो जाएं और आप कोई अच्छी जानकारी जानने से वंचित ना हो जाएं। तो चलिए शुरू करती हूँ जिम क्रो की भारत यात्रा। अमेरिका में अश्वेत अधिकारों का आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाता है। वामपंथ के संदर्भ में इसकी चर्चा करना इस आंदोलन के साथ न्याय नहीं होगा, पर इसके कुछ वामपंथी सूत्र हैं और उससे भी महत्वपूर्ण है कि भारत में वर्तमान में होने वाली राजनीतिक, सामाजिक और गतिविधियों में इस सिविल राइट्स आंदोलन की रणनीतियों की प्रतिछवि देखी जा सकती है। लेकिन उसके पहले आपको अमेरिका में अश्वेत अधिकारों की लड़ाई का इतिहास देखना पड़ेगा। 1864 में अमेरिका में गृह युद्ध के बाद अमेरिका में दासता समाप्त कर दी गई थी, पर ये अश्वेतों पर अत्याचार का अंत हो ऐसा नहीं था। उसके बाद भी अमेरिका में अनेक ऐसे कानून बनाए गए जिससे अमेरिकी समाज में अन्याय और भेदभाव का प्रभुत्व बना रहा। इनके नूनों को जिम क्रो कानून कहा गया। जिम क्रो कोई व्यक्ति नहीं था, वो अश्वेतों के प्रति एक अनादर का शब्द था। इन कानूनों के अनुसार अमेरिकी समाज में श्वेत और अश्वेत अलग अलग रखे गए। वे अलग अलग बसों और ट्रेनों में चलते थे। श्वेतों के रेस्टोरेंट में अश्वेत लोग प्रवेश नहीं कर सकते थे। एमनिसिपेशन लॉ के तहत एक अश्वेत को सिद्ध करना होता था कि वो रोजगार में है, अन्यथा उसे जेल या लेबर कैंपस में डाला जा सकता था। उनकी वोटिंग का अधिकार भी सीमित था। 1969 तक इंटररेशियल शादियां गैर कानूनी थी वहां पर बात इतने तक नहीं थी। समाज में व्यवहार में जो भेदभाव था वो इन कानूनी भेदभाव तक सीमित नहीं था। अमेरिका में खास तौर से दक्षिणी राज्यों में स्थिति बहुत ही विकट थी। किसी श्वेत व्यक्ति को किसी अश्वेत व्यक्ति का व्यवहार अगर पर्याप्त सम्मानजनक नहीं लगता था तो इसके परिणाम कुछ भी हो सकते थे। अगर किसी अश्वेत व्यक्ति पर कोई भी अपराध का आरोप लग जाए तो उसके दंड का निर्धारण आम सहमति से होता था, न्यायिक प्रक्रिया से हो ये जरूरी नहीं था। अगर पब्लिक को न्यायिक प्रक्रिया से निर्धारित न्याय पसंद नहीं आए तो न्याय भीड़ कर देती थी। ऐसी हजारों घटनाएं हैं जिसमें उत्तेजित श्वेत भीड़ ने किसी अश्वेत आरोपी को पकड़कर उसे मारा पीटा, नाक कान काट लिए, आंखें फोड़ दी और फांसी दे दी, बल्कि जिंदा जला दिया। अगर आरोपी जेल में बंद हो तो भीड़ ने उसे जेल से निकाल कर भी मार डाला। उसके बाद उस भीड़ ने मृत व्यक्ति के साथ गर्व से फोटो निकलवाई और ऐसे फोटोग्राफ्स उस समय के अमेरिकी अखबारों में मजे से छपा करते थे। ऐसी घटनाओं को लिंचिंग सक्सेस भी बताया जाता था। अखबारों में छपे उन फोटोग्राफ्स के बावजूद किसी भी श्वेत व्यक्ति को ऐसी घटनाओं के लिए सजा हुई हो ऐसा नहीं है। 1955 में मिसिसिपी में ऐसी एक घटना हुई जिसने अमेरिका को झकझोर दिया। एक 14 साल का अश्वेत लड़का शिकागो निवासी एमेट टिल अपने किसी रिश्तेदार से मिलने मिसिसिपी गया। वहां वो एक ग्रोसरी स्टोर में गया, जहां स्टोर की 21 वर्षीय मालकिन कैरोलिन ब्रायंट को उसका व्यवहार पसंद नहीं आया। उसने एमेट पर उस पर सीटी मारने और छेड़छाड़ करने का आरोप लगा दिया। एमेट पर मुकदमा चला। उस महिला ने एमेट पर आरोप लगाया कि उसने उसकी कमर पर हाथ डाला और अश्लील बातें कही। हालांकि 2008 में दिए हुए एक इंटरव्यू में उसने माना कि ये सच नहीं था, पर भीड़ ने न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार नहीं किया। उस महिला के पति और भाई ने एक भीड़ के साथ एक रात उस लड़के को उसके दादा के घर से निकालकर मारा पीटा, शत विक्षत कर दिया और फिर गोली मार दी और लाश को नदी में फेंक दिया। उसी वर्ष एक श्वेत जूरी ने दोनों व्यक्तियों को सभी आरोपों से अपराध बोध मुक्त घोषित किया। एमेट का शव शिकागो लाया गया। वहां उसकी मां ने अपने बेटे की शव यात्रा खुले कास्केट में निकाली, जिससे कि दुनिया देख सके कि उस 14 वर्ष के बच्चे के साथ क्या क्या किया गया।
इस शव यात्रा में हजारों लोग जुटे और इस घटना ने अमेरिकी सिविल राइट्स आंदोलन को हवा दे दी। आज भी अमेरिकी इतिहास और जनस्मृति ने एमेट टिल को जीवित रखा है। वहां एक एमेट टिल मेमोरियल कमीशन बनाया गया है। मिसिसिपी में 51 ऐसे स्थान हैं जो एमेट टिल के स्मारक स्थलों के रूप में पहचाने गए हैं। भीषण सामाजिक विषमता, अत्याचारों और अन्याय की पृष्ठभूमि में अमेरिका में 1950 और 60 के दशक में सिविल राइट्स मूवमेंट की शुरुआत हुई। इसके नेता बनकर उभरे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग। उनके नेतृत्व में लोगों ने विशाल रैलियां निकाली, फ्रीडम राइट्स में भाग लिया, बसों का सामूहिक बहिष्कार किया। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ अश्वेत शामिल थे। इन घटनाओं ने पूरे अमेरिका के मानस को जगा दिया और बड़ी संख्या में श्वेत जनसंख्या ने भी इस आंदोलन का भरपूर समर्थन किया। डॉक्टर मार्टिन लूथर ने पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और द्वेष रहित आंदोलन का आह्वान किया और उन्हें विश्व ने अमेरिकी गांधी की संज्ञा दे दी। 1964 में उनकी हत्या हो गई और उसी वर्ष सिविल राइट्स एक्ट के द्वारा लिंडन जॉनसन की सरकार ने अमेरिका में सेग्रीगेशन और भेदभाव को समाप्त करने की घोषणा कर दी। अगले कुछ वर्षों में तेजी से कई ऐसे कानून बने जिसमें जिम क्रो को इतिहास का चीज बना दिया गया। लेकिन इतने बड़े अन्याय की पृष्ठभूमि हो, उसके लिए आंदोलन हो और वामपंथी उसका फायदा उठाने से चूक जाए और अपनी वर्ग संघर्ष की प्रयोगशाला ना लगाए, ये तो हो ही नहीं सकता ना। बड़ी संख्या में कम्युनिस्टों ने इस आंदोलन में घुसपैठ कर ली। ये आंदोलन देखते देखते हिंसक प्रदर्शनों में बदल गया। लाखों की भीड़ सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरती, लेकिन उसमें से किसी एक कोने से कोई हिंसा और आगजनी की चिंगारी छोड़ देता और एक अहिंसक गांधीवादी प्रदर्शन रेसिज्म और नस्ली दंगों में बदल जाता। फिर पुलिस हिंसा को कंट्रोल करने के लिए गोलियां चलाती और लोग मरने लगते। इससे आने वाले अधिक उग्र प्रदर्शन और दंगों के लिए मसाला मिल जाता। आपको पिछले 4 सालों में भारत में हुए अनेक प्रदर्शनों में जाट आंदोलन, गुज्जर आंदोलन, पटेल आंदोलन, सोनपेड़ की घटना के बाद हुए दलित प्रदर्शन जैसे अनेक आंदोलनों में इस रणनीति की झलक दिखाई दे जाएगी। ये अनायास नहीं है, ये उन्हीं स्क्रिप्ट्स की नकल है। अमेरिका में सिविल राइट्स आंदोलन का ही एक और बड़ा नाम है मैल्कॉम एक्स। 20 वर्ष की उम्र में मैल्कॉम लिटिल नाम का एक अश्वेत व्यक्ति चोरी के आरोप में जेल गया था। वहां उसकी मुलाकात अन्य अपराधियों से हुई और उसी में से एक के प्रभाव में आकर वो कम्युनिस्ट बन गया। उसने अपना नाम बदलकर मैल्कॉम एक्स रख लिया। उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया और अपने आप को शाहबाज मालिक कहने लग गया। उन दिनों अमेरिका में डेट्रॉइट में नेशंस ऑफ इस्लाम यानी NOI नाम की एक संस्था थी जो अश्वेत अमेरिकनों को इस्लाम में कन्वर्ट करने का काम करती थी। मैल्कॉम एक्स इस संस्था का एक प्रमुख सदस्य बन गया। उसने इस संस्था का खूब विस्तार किया और मुक्केबाज क्लासियस सकले, मोहम्मद अली और उपन्यास रूट्स के लेखक एलेक्स हेली भी उसके प्रभाव में मुस्लिम बन गए। मैल्कॉम एक्स एक घोषित कम्युनिस्ट था। एक चोर और गैंगस्टर कैदी को जिस तरह मीडिया कवरेज देकर अमेरिका में अश्वेत आंदोलन का चेहरा बनाया गया, वो ध्यान देने लायक है। उसे रेडियो और टेलीविजन पर भी बुलाया गया। दुनिया भर के राजनेता अमेरिका आते तो उससे मिलने जाते, जिसमें इजिप्ट के राष्ट्रपति नासिर और क्यूबा के फिदेल कास्त्रो भी शामिल हैं। वो यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों के बीच डिबेटिंग करता था और BBC तक उसके डिबेट्स को लाइव प्रसारित करता था। वो नेशंस ऑफ इस्लाम का प्रचारक और मौलवी था। उसकी शिक्षा के 4 मुख्य बिंदु थे। दुनिया के मूल निवासी अश्वेत हैं, श्वेत लोग शैतान हैं, अश्वेत जातियां श्वेतों से श्रेष्ठ हैं, श्वेत जातियों का अंत निकट है। ये 4 बिंदु थे। वो अमेरिकी सिविल राइट्स आंदोलन का विरोधी और आलोचक था। उसकी शिकायत थी कि ये आंदोलन अश्वेतों और श्वेतों के बीच की दूरी और विषमता को मिटाने पर केंद्रित है, जबकि वो और अधिक रेशियल संघर्ष, गैर विद्वेष चाहता था। इसके लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर का भी विरोध था और उन्हें गोरों का एजेंट वो कहता था।
हालांकि उस समय अमेरिका में तेजी से रेशियल कानूनों में सुधार हो रहे थे, पर वो इन सुधारों का समर्थक नहीं था। वो सेग्रीगेशन खत्म करने का विरोधी था और उसने अश्वेत लोगों के सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी कि उनके लिए अलग देश की मांग की और अश्वेतों को सशस्त्र विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। मैल्कम एक्स अमेरिका के लिए बड़ा सिरदर्द बनकर उभर रहा था। तभी उसकी नेशंस ऑफ इस्लाम के अन्य नेता मोहम्मद एलिजान से अनबन हो गई। वो इस संस्था से अलग हो गया और जैसा कि गैंगस्टर के साथ हमेशा होता है, नेशंस ऑफ इस्लाम वालों ने उसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी। आज भारत में आप एक लहर देख रहे हैं जो मूलतः 1960 के अमेरिकी परिदृश्य की रीस्टेज किए जाने की कोशिश है। दलित अधिकारों की मांगों को बिल्कुल अमेरिकी सिविल राइट्स आंदोलन की तर्ज पर खड़ा किए जाने का प्रयास जारी है। वो भीड़ जुटाना, वही उन्माद पैदा करना, जातीय हिंसा फैलाना और पुलिस को आक्रामक कार्रवाई करने को मजबूर कर देना, और अगर आपकी नजर से छूट रहा है तो उनका ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अलायंस भी है इस्लाम से। तो भीम मीम की पार्टनरशिप भी नई नहीं है। अमेरिका जिन अपराधों का दोषी रहा है उन्हें भारत पर मढ़ा जा रहा है। भारतीय समाज स्वतः स्फूर्त और स्वप्रेरणा से जिन सामाजिक भूलों का सुधार कर चुका है उसे समाज पर प्रत्यारोपित करने के लिए नई और झूठी कृत्रिम कहानियां गढ़ी जा रही हैं। और चूंकि स्वतंत्र भारत में कभी जिम क्रो कानून थे ही नहीं, तो कहानियां मैन्युफैक्चर की जा रही हैं। लिंचिंग नाम के शब्द को खूब दोहराया जा रहा है। किसी 2-4 लोगों के बीच मारपीट की किसी भी घटना को लिंचिंग का नाम देकर देश विदेश की मीडिया में खूब फैलाया जा रहा है। अमेरिका अपने रेसिस्ट भूतकाल को पीछे छोड़ आया है। आज अमेरिका में अश्वेत किसी भी अफ्रीकन देश से ज्यादा समानता और अधिकार के साथ रहते हैं, पर बीच बीच में ऐसी कहानियां उछाली जाती रही हैं जिसे आप रेसिज्म से जोड़कर दिखा सकते हैं। इस वर्ष फिलाडेल्फिया में स्टारबक्स कॉफी शॉप में ऐसी ही एक घटना हुई। एक दुकान में 2 व्यक्ति घुसे और वॉशरूम इस्तेमाल करने की उन्होंने अनुमति मांगी। स्टाफ ने कहा कि ये सुविधा सिर्फ उनके कस्टमर्स के लिए है, इसलिए उन्हें कुछ खरीदना होगा। इस पर वो दोनों लड़ने लगे। झगड़ा बढ़ गया और स्टाफ ने पुलिस बुला ली। वो दोनों पुलिस से भी लड़ने लगे तो पुलिस उन्हें अरेस्ट करके ले गई। अब खास बात ये थी कि वे दोनों व्यक्ति अश्वेत थे, तो इस घटना ने रेसिज्म की शक्ल ले ली। इतनी सी बात मीडिया तक पहुंच गई, पूरी दुनिया में इसकी खबरें छप गईं और स्टारबक्स को माफी मांगनी पड़ी, हर्जाना देना पड़ा और कंपनी ने एक दिन के लिए पूरी दुनिया में अपने सारे स्टोर्स को बंद रखा और सारे स्टाफ कॉरेशियल इक्विलिटी ट्रेनिंग पर भेज दिए गए। आज आप भारत में इंटॉलरेंस की कथा सुनते हैं। हर तरफ इंटॉलरेंस का एपिडेमिक फैला हुआ है। क्योंकि ये मोदी का भारत है तो उधर ट्रंप के अमेरिका में भी यही कहानी चल रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि कैसे समाज में ट्रंप के आने से रेसिज्म बढ़ रहा है। लोगों को ट्रंप को वोट देने के लिए शर्मिंदा किया जा रहा है। आप कोई भी बॉलीवुड फिल्म देख सकते हैं और आपको कहानी लैला मजनू की कहानी से थोड़ी भी अलग लगती है तो आप समझ जाइए कि ये किसी न किसी हॉलीवुड फिल्म की नकल है। तो भारत का वर्तमान वामपंथी परिदृश्य भी कोई ओरिजिनल स्क्रिप्ट नहीं है। 1960 की हिट अमेरिकन स्क्रिप्ट सिविल राइट्स की मात्र चोरी भर है। तो ये चैप्टर यही खत्म होता है। आगे मैं आपको बताऊंगी वामपंथ पीड़ा का व्यवसाय। इसको सुनने के लिए आप बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत दिनों बाद स्टोरीज अपलोड हो रही हैं। मैं किसी काम में व्यस्त थी इसलिए नहीं आ पा रही थी। अब ये कहानियां रेगुलर रहेंगी। अगर आप ऐसी कहानियां सुनते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम और भी अच्छा कर सके। हमें बूस्ट मिलता है आप अगर हमें लाइक करते हैं, कॉमेंट करते हैं, हमारी चीजों को शेयर करते हैं। तो धन्यवाद।